नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आंखों वाला टैंक FPV ड्रोन से लैस हुआ। भारतीय सेना का T-19 टैंक दूर से ही दुश्मन को भांप लेगा। भारतीय सेना ने अपने ही T-90 मुख्य युद्धक टैंकों को FPV ड्रोन से लैस कर दिया है। इस नई तकनीक के साथ अब टैंक हवाई निगरानी की क्षमता से लैस हो गए हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। हर T-90 टैंक में एक खास जगह बनाई गई है जहां इस ड्रोन को रखा जाता है। यह जगह ड्रोन को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे जल्दी से उड़ान भरने में भी मदद करती है। इसके साथ ही टैंक के चालक दल आसानी से ड्रोन को टैंक के हैच या टरेट पर एक विशेष लॉन्च पॉइंट से लॉन्च कर सकते हैं। रियल टाइम वीडियो फीड। एक बार हवा में उड़ने के बाद FPV ड्रोन सीधे T-90 के कमांड इंटरफेस में एक लाइव वीडियो फीड भेजता है, जिससे वो दुश्मन की स्थिति भांपकर अपना अगला कदम उठा पाएंगे। इस ड्रोन को या तो टैंक ऑपरेटर द्वारा मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही इसे मिशनों के लिए प्री प्रोग्राम किया जा सकता है। दूर से ही भांप लेगा दुश्मन को। FPV ड्रोन के लाइव फीड के साथ T-90 ऑपरेटर युद्ध क्षेत्र का अधिक सटीक आकलन कर सकते हैं। इससे वे तेजी से रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं, शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों से अधिक सटीकता के साथ गुजर सकते हैं और खतरे को कम कर सकते हैं। FPV ड्रोन टैंक के मानक ऑप्टिक्स या पेरिस्कोप की सीमा से परे उच्च रिजोल्यूशन वाले फीड भेजता है। इससे T-90 खतरों का आकलन करने में सक्षम होते हैं। बता दें कि सेना के पास अभी T-90 टैंक की लगभग 39 यूनिट है। हर यूनिट में करीब 45 टैंक होते हैं। इस तरह सेना के पास कुल मिलाकर 1700 से ज्यादा T-90 टैंक हैं। इसके अलावा सेना के पास T-32 टैंक हैं। ये भी रूस से लिए गए थे। न्याय की देवी का नया चेहरा। जानिए क्यों हटाई गई कानून की आंखों से पट्टी। हाल के दिनों में कई औपनिवेशिक कानूनों और प्रतीकों को हटाया गया है। अंग्रेजी हुकूमत के समय बनाए गए संसद भवन की जगह नया संसद भवन देश को पहले ही मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है। इसी कड़ी में पिछले साल संविधान दिवस के मौके पर न्याय की देवी की नई मूर्ति के निर्माण के बारे में सोचा गया। क्या है संदेश? नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। इसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है। दाएं हाथ में पहले की तरह तराजू है, लेकिन बाएं हाथ में तलवार की जगह संविधान है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटने और हाथ में संविधान की प्रति देने की प्रतीकात्मक तौर पर अगर देखें तो इससे सकारात्मक और व्यापक सोच का पता चलता है। नए प्रतीक में बदलाव के बाद न्याय की देवी का जो नया रूप है, उससे संदेश मिलता है कि देश का कानून सब कुछ देख सकता है। न्यायपालिका की आंखें बंद नहीं है और वे संविधान के अनुरूप काम करती हैं। हाल ही में देश के संसद ने ब्रिटिश काल के IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए। कोई अपील नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह बताते हैं कि न्याय की देवी का जो रूप हम अब तक देखते आए हैं, वह 17वीं और 18वीं सदी का कॉन्सेप्ट रहा है। तब न्याय राजा किया करता था। राजा में लोग भगवान का रूप देखते थे। राजा सर्वशक्तिमान होता था। उसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। उस सिद्धांत को रूल ऑफ मेन, राजा का कानून कहा जाता है। यानी राजा जो कहता था वह कानून था और जो फैसला देता वह आखिरी होता था। कानून का शासन आजादी के बाद लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत द्वारा अपनाई गई न्याय प्रणाली का विश्लेषण किया जाए तो अब संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उसके तहत विवादों के निपटारे के लिए सुनवाई कर फैसला देती है। भारत में कानून का राज है। कानून के शासन का सिद्धांत संविधान से आया है। संविधान भारत के लोगों के लिए है और सर्वमान्य है। इसलिए इसकी प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग, यानी आजादी के बाद संविधान के दायरे में न्याय होता है। यही कारण है कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह संविधान देना प्रगतिशील सोच है। पट्टी का हटना, ध्यान रहे, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी का मतलब यह कतई नहीं था
कि कानून अंधा होता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि कानून दो पक्षों को, उससे जुड़े लोगों को, उनकी ताकत या प्रभाव को नहीं देखता। उसके लिए सभी बराबर होते हैं और वह निष्पक्ष होकर फैसला देता है। लेकिन अब जब आंख की पट्टी हटाई गई है और न्याय की देवी देख सकती है, तो इसे भी सीमित अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके भी व्यापक मायने हैं। मंदिर में घुसकर हिंदुओं को मारा। कनाडा में खालिस्तानियों की करतूत पर ट्रूडो ने बहाए गरियाली आंसू। कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर निशाना बनाया है। चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला तक किया। मामले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी बयान सामने आया है। ट्रूडो ने हमले की कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित तरीके से करने का अधिकार है। इससे पहले कनाडाई विपक्षी नेता पियरे पोलिवरी ने हिंदू सभा मंदिर पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमारा देश हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। पोलिवरी ने आगे कहा कि रूढ़िवादी हमले की निंदा करते हैं और लोगों को एकजुट करने और अराजकता को समाप्त करने का वादा करते हैं। भारतीय उच्चायोग का आया बयान। हिंदुओं पर हमले के बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग का बयान आया है। उच्चायोग ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित काउंसलर कैंप के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान देखा गया है। ये बेहद निराशाजनक है। हम भारतीय नागरिकों सहित आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं, जिनकी मांग पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित जगह बना कनाडा। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वुओंग ने भी हमले की निंदा की और कहा कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया है और कहा कि देश के नेता हिंदुओं की रक्षा करने में हम विफल रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे ईसाई और यहूदी कनाडाई लोगों की रक्षा करने में विफल रहे। एक्स पर एक पोस्टर साझा करते हुए वुओंग ने लिखा कि हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला देखना चिंताजनक है। खालिस्तानी चरमपंथियों से लेकर आतंकवादी कॉस्प्लेयर तक कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन गया है। हमारे नेता हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहे हैं, जैसे वो ईसाई और यहूदी कनाडाई लोगों को हिंसा से बचाने में विफल रहे थे। हम सभी शांति से पूजा करने के हकदार हैं। बच्चों और महिलाओं को भी बनाए निशाना। हमलों के बाद कनाडा में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने मंदिर पर हमले का एक वीडियो साझा किया और कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने बच्चों और महिलाओं पर हमला किया। यूसीसी लागू होगा, लेकिन आखिर समुदाय को क्यों बाहर रखना चाहती है बीजेपी? उठ रहे सवाल। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस दावे में एक लकीर भी खींच दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखा जाएगा। यूसीसी बीजेपी के मुख्य मुद्दों में से एक है। अमित शाह कोई पहले बीजेपी नेता नहीं है जिन्होंने यूसीसी लागू करने की और जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखने की बात कही है। जनसंघ के समय से ही समान नागरिक संहिता दक्षिणपंथी पार्टी का एजेंडा रहा है। पिछले कुछ सालों से इसके दायरे से आदिवासियों को बाहर रहने की बात अलग से जोड़ दी गई। दरअसल बीजेपी को सवर्णों की पार्टी के रूप में देखा जाता था। ऐसे में दलितों और आदिवासियों को वोट बैंक को रिझाना एक बड़ी चुनौती थी। रविवार को एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि आदिवासी समुदाय की विरासत और पहचान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। जुलाई 2023 में दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय समूह को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में कहा, हमें अरुणाचल के आदिवासी इलाकों में समान नागरिक संहिता को लेकर बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी इलाकों में इसे नहीं लागू किया जाएगा। दूसरी बात, जो भी कानून बनाए जाते हैं वे देश की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इसी साल की शुरुआत में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जनजातीय को इसके दायरे से बाहर ही रखा जाएगा। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में भी आदिवासियों को बाहर रखा गया है। आदिवासियों को बाहर रखने के फैसले को लेकर बीजेपी की आलोचना भी हो रही है। विरोधियों का कहना है कि यह सब केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।